डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुए आंदोलन को 1 साल पूरा हो गया। हालांकि सरकार ने अब इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। संसद में इसकी विधिवत समाप्ति की भी तैयारियां कर ली गई हैं, मगर किसान आंदोलन का रुख नरम नहीं दिखाई दे रहा। शुरू में कयास लगाए जा रहे थे कि अगर सरकार इन कानूनों को वापस ले लेगी तो किसान अपने घरों को लौट जाएंगे, मगर सरकार इस विषय को टालती रही और आंदोलन जड़ें पकड़ता रहा। पिछले 1 साल से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले बैठे हैं। यह आंदोलनों के इतिहास में पहला ऐसा आंदोलन है जो इतना लंबा खिंचा है। अभी इसके और खिंचने की संभावना है। इस 1 साल में किसानों ने हर मौसम की मार सही, हर तरह की तकलीफें सही। इस दौरान करीब 700 किसानों की मौत भी हो गई। उन्हें डिगाने की कोशिशें भी कम नहीं हुई। सरकार की तरफ से भी उन्हें बदनाम करने के कई हथकंडे अपनाए गए। इस आंदोलन में सैकड़ों किसानों की गिरफ्तारियां हुई। उनमें से कई आज तक जेलों में बंद हैं। किसानों के रास्तों पर कीलें ठोकी गई, गड्ढे खोदे गए, बिजली पानी की सुविधाएं रोकी गई, फिर भी वे आंदोलन से हटे नहीं। उनमें से बहुत सारे किसानों ने आज तक अपने घर का मुंह भी नहीं देखा है। पैरा सरकार के कृषि कानूनों को वापस लेने से स्वाभाविक ही किसानों में उत्साह और जोश है। आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर जुटे। उन्होंने घोषणा की है कि जब तक उनकी सारी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक वे घर वापस नहीं लौटेंगे। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा किसान शुरू से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाला कानून बनाने की मांग करते रहे हैं। उनकी वह मांग अभी कायम है। इसके अलावा कई और मांगें इसमें जुड़ गई हैं। बिजली दरों को लेकर कानून बनाने, मारे गए किसानों को मुआवजा देने, गिरफ्तार किसानों की रिहाई और लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने वाले मुख्य आरोपी के पिता और केंद्र में गृह राज्य मंत्री को पद से हटाने आदि की मांगे भी उसमें जुड़ती गई हैं। ये मांगे सरकार को थोड़ी मुश्किल में डाल सकती हैं। कृषि कानूनों पर तो सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही रोक लगा दी थी, इसलिए उन पर अडिग रहने का सरकार के लिए कोई मतलब नहीं रह गया था। पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने को लेकर वह शुरू से आज तक चुप्पी साधे हुए है। पैरा किसान आंदोलन के इतना लंबा खिंचते जाने की बड़ी वजह यह थी कि सरकार उनसे व्यावहारिक ढंग से बात करने के बजाय बदनाम और परेशान करके आंदोलन खत्म कराने का प्रयास करती अधिक देखी गई। अब किसान उत्साहित हैं और उन्हें यकीन हो चला है कि सरकार उन्हें दमन के जरिए तीतर बीतर नहीं कर सकती।
इस आंदोलन की बड़ी खूबी यही रही कि तमाम साजिशों और दबावों के बावजूद यह हिंसक नहीं हुआ, लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करते हुए जारी रहा। अब भी अगर सरकार उनसे दूरी बनाए रखेगी तो यह आंदोलन और लंबा खिंचेगा। किसानों की बाकी मांगों पर व्यावहारिक ढंग और खुले मन से सरकार को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। इसमें खुद प्रधानमंत्री कार्यालय को पहल करनी चाहिए, तभी इस आंदोलन को शांत करने में कामयाबी मिल सकती है। पैरा सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में आरक्षण का मसला लंबे समय से ऐसी स्थितियों के बीच फंसा रहा है जिसमें शायद अब तक पूरी स्पष्टता नहीं आ पाई है। हालांकि सरकार ने अपनी सुविधा के मुताबिक भिन्न सामाजिक वर्गों की पहचान और उसके मद्देनजर आरक्षण की व्यवस्था की। आर्थिक रूप से कमजोर तबकों यानी EWS के लिए 10% आरक्षण लागू करने का कदम भी उसी के तहत उठाया गया, जिसे इस व्यवस्था को ज्यादा समावेशी बनाने के विचार का नतीजा बताया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि समाज में किन्हीं वजहों से पीछे रह गए समुदायों को आगे लाने के लिए विशेष व्यवस्था की जरूरत होती है, मगर यह भी देखा जाता है कि इस सुविधा का बेजा इस्तेमाल न हो। शायद यही वजह है कि समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण के बाद जब सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर माने गए हिस्से के लिए 10% आरक्षण लागू हुआ, तब उसमें भी OBC की तरह ही आय की एक सीमा निर्धारित की गई, मगर अनेक वजहों से यह आय सीमा विवाद के केंद्र में रही। पैरा हाल में नीट के जरिए मेडिकल दाखिले में EWS को मिलने वाले आरक्षण में 8 लाख रुपए की आय सीमा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में साफ किया कि वह EWS के आरक्षण में क्रीमी लेयर के लिए 8 लाख रुपए की सालाना आय सीमा पर फिर से विचार करेगी और इसे नए सिरे से तय किया जाएगा। फिलहाल अगले 4 हफ्ते तक नीट में प्रवेश के लिए काउंसलिंग नहीं होगी। जब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में सामान्य जातियों को आरक्षण देने का प्रश्न उठा था, तब उसका समाधान इस रूप में किया गया था कि 8 लाख रुपए वार्षिक आय सीमा वाले अभ्यर्थियों को इस लाभ के दायरे में माना जाएगा। सवाल है कि आखिर आय सीमा के निर्धारण और उसके मुताबिक आरक्षण देने के संदर्भ में अक्सर विवाद क्यों खड़ा हो जाता है। पैरा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जब 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, तब उसमें भी क्रीमी लेयर के तहत आर्थिक रूप से सक्षम माने गए हिस्से को इस लाभ के दायरे से बाहर रखा गया। तब भी आय सीमा 8 लाख रुपए थी। अब विवाद का पक्ष यह उभरा है कि क्या सामान्य वर्ग और OBC तबके के लिए आरक्षण की व्यवस्था में आर्थिक सीमा के संदर्भ में एक ही पैमाने को आधार बनाया जा सकता है। अगर ऐसा है तो आरक्षण का वर्ग अलग अलग होने का औचित्य क्या है?
इस मसले पर तस्वीर साफ करना सरकार के हाथ में है कि वह ओबीसी और सामान्य वर्ग के भीतर आरक्षण की सुविधा प्राप्त वर्गों को लेकर क्या दृष्टि रखती है। स्टॉप समाप्त।